दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। है। आज हम बात करने वाले हैं ए PhD इज नॉट इनफ बाय पीटर जे फाइबलमैन बुक के बारे में। रात के 1 बजे थे। कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते हुए अक्षय ने गहरी सांस ली। वो PhD का 4था साल चला रहा था। रिसर्च पेपर तैयार हो रहा था, लेकिन मन में अजीब सा खालीपन था। जब उसने PhD शुरू की थी तो सोचा था कि ये एक तरह से करियर टिकट है, एक बार ये हो जाए फिर जिंदगी सेट। लेकिन अब लग रहा था जैसे जिंदगी ने यू टर्न मार लिया हो। अक्षय हमेशा से होशियार स्टूडेंट रहा था। IIT से M.Tech करने के बाद उसके पास कई जॉब ऑफर्स थे, लेकिन उसने सोचा नौकरी तो कभी भी मिल जाएगी, पहले PhD कर लेता हूँ, प्रोफेसर बनूंगा, लोगों को इंस्पायर करूंगा। उसे एकेडेमिया का ग्लैमर बहुत पसंद था। कॉन्फ्रेंसेस, पब्लिकेशंस, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन एक चीज़ जो उसने नहीं सोची थी वो थी रियलिटी चेक। शुरुआती 2 साल तो बड़े जोश से बीते। नया लैब, नए लोग, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मोनोटोन होती गईं। गाइड के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते जा रहे थे, फंडिंग का प्रेशर था और पब्लिशिंग की रेस में सब एक दूसरे को साइलेंटली कम्पीट कर रहे थे। अक्षय ने 2 बड़े जर्नल्स में पेपर्स पब्लिश करवाए थे, लेकिन जब उसने एकेडमिक जॉब के लिए अप्लाई किया तो हर जगह से एक ही जवाब आया, नॉट शॉर्टलिस्टेड। पहले तो उसे लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी होगी। फिर उसने अपने सीनियर से बात की। पता चला कि आज के दौर में सिर्फ PhD होना काफ़ी नहीं है। पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छे कोलैबोरेशंस चाहिए और सबसे ज़रूरी सही लोगों से सही टाइम पर कनेक्शंस चाहिए। मतलब कि सिर्फ रिसर्च करने से कुछ नहीं होता, करियर को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ता है। उस दिन अक्षय ने खुद से सवाल किया, क्या मैंने इतना सब कुछ सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए किया है? उस रात उसने खुद की ज़िंदगी को थोड़ा पीछे जाकर देखा। वो याद करने लगा कि जब उसने पहली बार रिसर्च में इंटरेस्ट लिया था तो उसे सिर्फ नॉलेज की भूख थी, लेकिन अब वो नॉलेज जॉब की तलाश में भटक रही थी। उसके एक दोस्त रोहन, जिसने उसके साथ ही M.Tech किया था, अब एक स्टार्टअप में प्रोडक्ट मैनेजर था। एक दिन वो अक्षय से मिलने आया और बोला, भाई तू तो इतना अच्छा लिखता है, इतनी एनालिटिकल थिंकिंग है तेरी, तू क्यों सिर्फ एकेडमिक जॉब्स के पीछे पड़ा है? इंडस्ट्री में बहुत जगह है, बस तेरे स्किल्स को सही लैंग्वेज में प्रेजेंट करना आना चाहिए। अक्षय को पहली बार लगा कि शायद वो सही कह रहा है। उसने अपने CV को नए सिरे से बनाया, लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट की और रिसर्च के अलावा जो ट्रांसफरेबल स्किल्स उसने डेवलप की थी, जैसे डेटा एनालिसिस, साइंटिफिक राइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उन पर फोकस करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि PhD सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी है। इससे ये तो साबित होता है कि तुम रिसर्च कर सकते हो, टफ प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया तुम्हें जॉब दे ही देगी। तुमको खुद को मार्केट की ज़रूरतों के हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। एक दिन उसे एक कंसल्टेंसी फर्म से कॉल आया। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कर सके, क्लाइंट्स को एक्सप्लेन कर सके कि उनके प्रोडक्ट्स कैसे साइंटिफिक अप्रोच से बेहतर हो सकते हैं। अक्षय ने इंटरव्यू दिया और वो सिलेक्ट हो गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी मेहनत को सही दिशा मिल रही है। उसने जो सालों रिसर्च में लगाए वो अब प्रैक्टिकल दुनिया में यूज़ हो रहे थे। और सबसे अच्छी बात, अब वो खुद को सिर्फ एक एकेडमिशियन नहीं बल्कि एक स्किल्ड प्रॉब्लम सॉल्वर मानने लगा। अब वो अपने जूनियर्स से एक ही बात कहता है, PhD तुम्हें मजबूत बनाती है, लेकिन तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें उस ताकत से क्या बनाना है। उसकी ये बात सबको थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोग उसकी जर्नी को देखते थे तो समझ जाते थे कि नॉलेज की कोई कीमत नहीं होती जब तक तुम उसे सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना न सीखो। अक्षय अब वीकेंड में वेबिनार्स लेता है, PhD से आगे की ज़िंदगी नाम से। उसमें वो अपनी जर्नी, गलतियाँ और सबसे बड़ी सीख, जस्ट हैविंग अ PhD इज़ नॉट इनफ, सब कुछ ओपन होकर शेयर करता है। वो लोगों को बताता है कि कैसे अपने इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ्स और जॉब मार्केट के बीच एक सेतु बनाना चाहिए। कैसे पब्लिकेशन की दौड़ में भागने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए एक क्लियर डायरेक्शन बनाना। PhD के सर्टिफिकेट को दीवार पर टांग कर रख देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि तुमने उस जर्नी में क्या क्या सीखा और उन लर्निंग्स को कैसे दुनिया की प्रॉब्लम्स
सॉल्व करने में इस्तेमाल कर सकते हो। आज जब अक्षय अपने पुराने रिसर्च पेपर्स को देखता है तो गर्व करता है, लेकिन उससे ज़्यादा गर्व उसे अपने डिसीजंस पर होता है, जिसने उसे सिर्फ एक स्कॉलर नहीं बल्कि एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बना दिया। कहानी का मकसद यही है, सिर्फ डिग्री पर डिपेंड मत रहो। रियल वर्ल्ड में कामयाबी उन्हें मिलती है जो अपने अंदर के पोटेंशियल को समझकर स्मार्ट चॉइसेस करते हैं। पीएचडी तुम्हें एक प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन वहाँ से उड़ान तुम्हें खुद भरनी होती है। अक्षय को कंसल्टेंसी फर्म में काम करते हुए लगभग 1.5 साल हो गया था। काम अच्छा था, सैलरी ठीक ठाक थी और लाइफ में एक कंफर्ट जोन बन गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल के किसी कोने में अभी भी एकेडेमिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। कुछ रातों में वो अपने पुराने रिसर्च नोट्स खोलकर देखता था, सोचा करता था, क्या मैं वापस रिसर्च में जा सकता हूँ? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। क्या मैं फिर से एकेडमिक फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन उसे उसके पुराने गाइड का मैसेज आया, पोस्ट डॉक अपॉर्चुनिटी है, एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में, तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। अक्षय का दिल धड़क उठा। वो फिर से उस दुनिया में जाने के ख्याल से थोड़ा एक्साइटेड था, लेकिन फिर उसके मन में एक सवाल आया, क्या ये सही टाइम है? और अगर मैं पोस्ट डॉक्टरेट करने गया तो क्या मैं वहीं अटक जाऊंगा? उसने इस बारे में अपने एक पुराने साथी से बात की, मिहिर ने पीएचडी के बाद एक 3 पोस्ट डॉक्टर कर लिए थे। हर बार उसे लगता कि अगली बार उसे परमानेंट फैकल्टी पोजीशन मिल जाएगी, लेकिन हर बार कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही वो फिर से किसी नए लैब में असिस्टेंट रिसर्चर बन जाता। मिहिर अब 38 का हो गया था और अब भी वही कर रहा था, पब्लिश, अप्लाई, रिजेक्ट, रिपीट। मिहिर ने बड़ी ईमानदारी से कहा, भाई पोस्ट डॉक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ये लूप बन जाए तो फिर आइडेंटिटी खो जाती है। लोग तुम्हें एक असिस्टेंट मानते हैं, एक रियल साइंटिस्ट नहीं। इंडिपेंडेंस की पहचान तभी बनती है जब तुम खुद से कोई सवाल उठाओ और उसका सॉल्यूशन भी खुद आर्किटेक्ट बनकर खोजो। अक्षय को मिहिर की बात बहुत हिट कर गई। उसने सोचा, क्या मैं फिर से खुद को उसी रैट रेस में डाल दूं जहां सब कुछ अनसर्टेन है? एक साइड था कंफर्ट जोन और दूसरी तरफ था पैशन, लेकिन साथ में थी इनसिक्योरिटी। तभी उसने डिसाइड किया, अगर वापस रिसर्च में जाना है तो इस बार एक स्ट्रैटेजी के साथ जाना होगा। उसे असिस्टेंट नहीं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बनना है और इसके लिए उसे खुद की रिसर्च आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। उसने पोस्ट डॉक की ऑफर एक्सेप्ट तो की, लेकिन एक कंडीशन के साथ, वो अपने इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के साथ काम करेगा और ग्रांट एप्लीकेशंस खुद लिखेगा। उसने एक ऐसा नीच टॉपिक चुना जो इंटरडिसिप्लिनरी था, एनवायरनमेंटल साइंस और एआई का कॉम्बिनेशन। वो जानता था कि अब सिर्फ किसी और के लैब में काम करना काफ़ी नहीं है, उसे अपना काम दुनिया को दिखाना होगा। पोस्ट डॉक के दौरान उसने न सिर्फ अपने 3 पेपर्स पब्लिश किए, बल्कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में यंग रिसर्चर अवार्ड भी जीता। वो हर कॉन्फ्रेंस में अपने आइडियाज़ को एज ओनर पेश करता, न कि किसी प्रोजेक्ट असिस्टेंट की तरह। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे, अक्षय जो एनवायरनमेंटल एआई मॉडल पर काम कर रहा है। उसने अपने पुराने प्रोफेसर्स को कोल्ड ईमेल्स करना शुरू किया, कोलैबोरेशंस ढूंढे और ग्रांट प्रपोजल भेजे। एक बार उसे फंडिंग रिजेक्ट भी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार उसने मेंटरशिप ली, प्रपोजल को रिफाइन किया और भेज दिया, और इस बार अप्रूवल मिल गया। वो दिन उसके लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन उसे ये एहसास हुआ, अगर वो पहले ही पोस्टडॉक लूप में घुस जाता और बस सर्वाइवल मोड में चलता रहता तो शायद ये मौका कभी नहीं आता। पर उसने शुरुआत में ही साफ साफ सोचा था कि ये पोस्टडॉक उसका एक ब्रिज होगा, ना कि एक परमानेंट पिट स्टॉप। उसने अपने लैब के जूनियर पोस्टडॉक से भी यही बात शेयर की। देखो, अगर तुम सिर्फ किसी और के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो लोग तुम्हें उस लैब का पार्ट समझेंगे, न कि एक इंडिपेंडेंट माइंड। और जितना ज़्यादा टाइम तुम सपोर्ट रोल में बिताते हो, उतना मुश्किल होता है खुद को एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करना। अक्षय ने यह भी देखा कि कई लोग सिर्फ इसलिए पोस्टडॉक करते जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन असली बात यह थी कि उन्हें अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। उन्हें लग रहा था कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उतनी ज़्यादा चांसेस, पर असल में होता इसका उल्टा है। जितना ज़्यादा डिले होता है उतना ही ज़्यादा लोग तुम्हें एक फॉलोअर की नज़र से देखने लगते हैं।
अक्षय को अब इस बात का क्लैरिटी मिल चुका था, करियर को सिर्फ आगे बढ़ाना नहीं होता, उसे स्मार्टली डिज़ाइन करना पड़ता है। पीएचडी के बाद 1-2 साल का टारगेटेड पोस्ट डॉक हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन अगर डायरेक्शन ना हो तो वो जर्नी कहीं की नहीं रहती। अब अक्षय ने एक असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई किया, अपने इंडिपेंडेंट वर्क और फंडेड प्रोजेक्ट को हाईलाइट करते हुए। सिलेक्शन कमेटी ने जब देखा कि उसने ना सिर्फ पब्लिश किया है बल्कि खुद से ग्रांट रेज किया, अपना आइडिया बिल्ड किया और लीडरशिप क्वालिटीज़ भी दिखाई, तो उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट तय हो गया। उस दिन जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो वो अपने आप से मुस्कुराया। उसे लगा कि वो मिहिर को ज़रूर कॉल करे और थैंक्स बोले, क्योंकि अगर उसने पोस्ट डॉक लूप के खतरे नहीं बताए होते तो शायद आज वो भी किसी और के लैब में असिस्टेंट बनकर घूम रहा होता। कुछ दिनों बाद अक्षय ने अपने पर्सनल ब्लॉग में एक पोस्ट डाली, पोस्ट डॉक इज़ नॉट अ प्लान, इट्स अ प्लेटफॉर्म। उसमें उसने अपनी पूरी जर्नी ऑनेस्टली शेयर की, कैसे उसने पोस्ट डॉक को एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ किया, ना कि एक नेवर एंडिंग वेटिंग रूम की तरह। अब वो जब किसी नए रिसर्चर से मिलता है तो उनसे एक ही बात कहता है, पोस्ट डॉक करना है तो करो, लेकिन एक मिशन के साथ, वरना वो टनल जितनी लंबी होगी उतनी ही देर से रोशनी मिलेगी। इस पूरी कहानी से यही सीख मिलती है कि एकेडमिक वर्ल्ड में टाइमिंग और परसेप्शन बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अगर तुम खुद को टाइमली एस्टैब्लिश नहीं करते तो लोग तुम्हें हमेशा एक असिस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसलिए पोस्ट डॉक को सिर्फ टाइम पास की तरह मत लो, उसे अपने नेक्स्ट मूव की स्ट्रैटेजी बनाओ। और सबसे ज़रूरी, अपने आप को छोटा मत समझो। अगर तुम में एबिलिटी है तो उसे सामने लाने की हिम्मत भी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया उन लोगों को पहचानती है जो खुद को लीडर की तरह पेश करते हैं, न कि शैडो में छुपकर काम करने वालों को। अक्षय अब एक नई दुनिया में कदम रख चुका था, असिस्टेंट प्रोफेसर की दुनिया। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने स्टूडेंट्स, अपने रिसर्च लैब और एक नए विजन के लिए काम कर रहा था। यूनिवर्सिटी ने उसे अपना एक छोटा सा लैब अलॉट किया था जिसमें वो खुद का रिसर्च प्रोग्राम शुरू कर सकता था। एक्साइटमेंट थी, थोड़ा डर भी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था अब किस प्रॉब्लम पर काम किया जाए। कई दिन वो इसी सोच में डूबा रहा। उसके पास आइडियाज़ की कमी नहीं थी, उसकी नोटबुक्स उन कॉम्प्लेक्स थियोरीज और एलिगेंट हाइपोथेसिस से भरी थीं जो उसने अपनी पीएचडी और पोस्ट डॉक के दौरान सोची थी। एक दिन वो अपनी पुरानी रिसर्च डायरी पलट रहा था तो एक टॉपिक पर उसकी नज़र टिक गई, डायनामिक बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेरिक नैनोपार्टिकल्स इन डीप बायोस्फीयर इंटरैक्शन जोन्स। टॉपिक बहुत फ्यूचरिस्टिक था, थोड़ा पोएटिक भी लगता था, और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी थी कि सुनते ही लोग इम्प्रेस्ड हो जाते। उसे याद आया कि जब उसने ये टॉपिक कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया था तो कई लोग बोले थे, वाओ दिस इज़ सो इंटेलेक्चुअली डीप। लेकिन अक्षय को अब समझ आने लगा था कि एडमिरेशन और एप्लीकेशन के बीच एक लंबा गैप होता है। उसने सोचा, क्या ये प्रॉब्लम वाकई सॉल्वेबल है? क्या इसके लिए विश्वसनीय तरीके और मापनीय परामर्श उपलब्ध हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस प्रॉब्लम का कोई रियल वर्ल्ड रेलिवेंस है? अगले दिन उसने अपने एक सीनियर कॉलीग से बात की, प्रोफेसर मालवीय। वो एनवायरनमेंटल पॉलिसी और पब्लिक हेल्थ में काम करते थे और उनकी टीम को काफ़ी अच्छी फंडिंग मिलती थी। अक्षय ने उन्हें अपने फैंसी टॉपिक के बारे में बताया। मालवीय सर मुस्कुराए और बोले, अक्षय तुम्हारा टॉपिक सुनने में बहुत रोचक है, लेकिन बताओ इसका आउटकम क्या होगा? किसे इससे फ़ायदा मिलेगा? क्या तुम अगले 5 साल में इस पर एक प्रैक्टिकल मॉडल रेडी कर सकोगे जिसे किसी सरकारी या प्राइवेट एजेंसी तक पहुंचाया जा सके? अक्षय चुप रह गया। उसे समझ आ गया था कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम के पीछे भाग रहा था जो शायद इंटेलेक्चुअली सेक्सी थी लेकिन प्रैक्टिकली एम्बिगुअस। उस रात उसने एक और बार अपने इंटरेस्ट्स और स्ट्रेंथ्स को देखा। उसे एनवायरमेंटल साइंस और एआई दोनों में नॉलेज थी। वो उन लोगों की मदद करना चाहता था जो पोल्यूशन की डायरेक्ट मार झेल रहे हैं। तभी उसे एक नया आइडिया आया, कैन वी यूज एआई टू प्रिडिक्ट वाटर कंटेमिनेशन रिस्क्स इन रूरल एरियाज बिफोर दे बिकम हेल्थ हैजर्ड्स? ये आइडिया सुनने में उतना ग्लैमर वाला नहीं था, ना ही कोई फ्लैशी टर्मिनोलॉजी थी, लेकिन इसमें एक बात खास थी, ये एक रियल, रेलिवेंट और सॉल्वेबल प्रॉब्लम थी। गांवों में साफ पानी की समस्या आज भी एक बड़ा मुद्दा थी, और यदि डेटा ड्रिवन मॉडल से इसे पहले से प्रिडिक्ट किया जा सके तो पॉलिसी मेकर्स और एनजीओज के लिए एक्शनेबल सॉल्यूशंस निकल सकते थे।
अक्षय ने अगले 2 हफ्तों में अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया, सिंपल लैंग्वेज में, क्लियर आउटकम्स के साथ, और एक रोड मैप कि कैसे 18 महीनों में एक वर्किंग मॉडल तैयार किया जा सकता है। उसने यह प्रपोजल एक नेशनल फंडिंग एजेंसी को भेजा। कुछ हफ्तों बाद उसे कॉन्फर्मेशन मिला, उसका प्रपोजल सिलेक्ट हो गया था और उसे इनिशियल फंडिंग मिल रही थी। अक्षय ने देखा कि इस बार ना कोई कॉम्प्लेक्स जार्गन यूज किया गया था, ना कोई ओवर द टॉप हाइपोथेसिस, सिर्फ एक काम की प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन रियल वर्ल्ड में डायरेक्टली इम्पैक्ट डाल सकता था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ा, उसे नज़दीकी गांवों से सपोर्ट मिलने लगा। एनजीओज भी उससे कनेक्ट करने लगे और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने डेटा शेयरिंग में इंटरेस्ट दिखाया। उसने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया, हमेशा उस प्रॉब्लम को चुनो जो दुनिया के किसी कोने में किसी की ज़िंदगी बदल सके। सिर्फ दिखाने के लिए खूबसूरत इक्वेशंस बनाना आसान है, लेकिन असली चैलेंज है ऐसा काम करना जो किसी के काम आ सके। एक दिन उसका एक स्टूडेंट उससे पूछ बैठा, सर, लेकिन अगर हम डीप थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स पर काम नहीं करेंगे तो हमारा रिसर्च विजनरी कैसे बनेगा? अक्षय ने मुस्कुराकर जवाब दिया, विजनरी बनने के लिए इमेजिनेशन ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड पर इम्पैक्ट डालने के लिए सोल्यूशन ज़रूरी है। अगर तुम्हारा आइडिया सिर्फ एडमिरेशन ला रहा है और एक्शन नहीं, तो शायद वो सिर्फ एक शो पीस है, और एकेडेमिया में शो पीस से ज़्यादा ज़रूरी है वर्किंग मॉडल। उसे अपनी पीएचडी की एक और मेमोरी याद आई। एक बार उसके गाइड ने उसे एक ऐसा टॉपिक पकड़वा दिया था जो सुनने में रेवोल्यूशनरी था, लेकिन उसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं था, ना कोई क्लियर मेथोडोलॉजी थी। 2 साल वो उस पर सिर मारता रहा और अंत में टॉपिक चेंज करना पड़ा। तब उसने वो लेसन पूरी तरह से नहीं समझा था, लेकिन आज क्लैरिटी के साथ वो उसे दोहराता है, डोंट चेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द सेक ऑफ एडमिरेशन, चेस क्लैरिटी फॉर द सेक ऑफ इम्पैक्ट। अब उसका लैब एक फुल फ्लेज्ड रिसर्च यूनिट बन चुका था, जहां रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया जाता था। स्टूडेंट्स खुद गांवों में सर्वेस करते थे, डेटा लाते थे और एआई टूल्स से एनालिसिस करते थे। एक बार उसके लैब ने एक रीजन में आर्सेनिक कंटेमिनेशन का ईयरली प्रेडिक्शन किया, जिससे हंड्रेड्स ऑफ लोगों की हेल्थ क्राइसिस टल गई। उसी साल एक नेशनल न्यूज़पेपर ने उसके काम को फीचर किया, यंग प्रोफेसर्स एआई मॉडल सेव्स विलेज फ्रॉम वाटर क्राइसिस। उस दिन अक्षय को वो रियल सेटिस्फैक्शन मिला जो शायद किसी इंटरनेशनल जर्नल की एक्सेप्टेंस से ज़्यादा गहरा था। वो जानता था कि उसने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसमें न सिर्फ साइंस है बल्कि सर्विस भी। इस कहानी से ये बात साफ होती है, रिसर्च में सिर्फ ब्रिलियंस नहीं, बैलेंस भी ज़रूरी है। ऐसे प्रॉब्लम पर काम करना चाहिए जो न केवल एकेडेमिकली इंटरेस्टिंग हो बल्कि प्रैक्टिकली रेलेवेंट और टेक्निकली सॉल्वेबल भी हो। अक्षय अब जब नए रिसर्चर्स से मिलता है तो उनसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है, अगर तुम्हारे रिसर्च का आउटकम कल पब्लिश हो जाए तो उससे कौन सी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है? अगर उस सवाल का जवाब क्लियर है तो समझो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि आखिर में रिसर्च का असली मकसद सिर्फ पेपर्स लिखना नहीं, प्रॉब्लम्स सुलझाना है। अक्षय अब एक एस्टैब्लिश्ड रिसर्चर बन चुका था। उसका लैब चल रहा था, फंडेड प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा था और धीरे धीरे उसका नाम एकेडेमिया में फैलने लगा था। लेकिन एक चीज़ अभी बाकी थी, वो ड्रीम जॉब जो उसे कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में एक परमानेंट प्रोफेसरशिप दिला सके। एक दिन उसे एक रिप्यूटेड नेशनल इंस्टीट्यूट से ईमेल आया, वी इनवाइट यू फॉर अ जॉब टॉक फॉर द पोजीशन ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। उसका दिल तेज़ी से धड़क उठा। ये मौका था खुद को प्रूव करने का, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ ही एक नर्वसनेस भी थी। क्या वो तैयार है? उसने तुरंत पुराने अनुभवों को याद किया। एक समय था जब उसे लगता था कि जॉब टॉक सिर्फ अपने डेटा और रिसर्च अचीवमेंट्स दिखाने का मौका होता है, लेकिन अब तक के अनुभवों ने उसे सिखा दिया था कि ये प्रोसेस सिर्फ पेपर्स और प्रोजेक्ट से कहीं ज़्यादा है। जॉब टॉक एक ऐसा मोमेंट होता है जहां तुम सिर्फ अपनी रिसर्च नहीं बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, लीडरशिप, विजन और कम्युनिकेशन स्किल्स भी प्रेजेंट करते हो। ये एक तरह से तुम्हारा ऑडिशन होता है और सिलेक्शन कमेटी तुम में सिर्फ एक रिसर्चर नहीं, एक फ्यूचर कॉलीग, एक लीडर और एक मेंटर देख रही होती है। अक्षय ने प्रेजेंटेशन बनाना शुरू किया। पहले उसने सोचा कि वो अपने सारे पब्लिश्ड वर्क को लाइन बाय लाइन दिखाएगा, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना सिर्फ डेटा डंपिंग होगा।
उसने अपने काम को एक कोहेरेंट स्टोरी की तरह प्रेजेंट करने का प्लान बनाया, जैसे किसी जर्नी की तरह, जिसमें हर स्टेज पर एक सवाल था और उसका सॉल्यूशन उसने कैसे खोजा। उसने अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत अपने कोर बिलीफ से की, साइंस दैट डजंट रीच पीपल इज जस्ट अ पजल, नॉट प्रोग्रेस। फिर उसने दिखाया कि कैसे उसने रूरल वाटर कंटेमिनेशन का मुद्दा आइडेंटिफाई किया, एक स्केलेबल सॉल्यूशन बनाया और फिर ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट क्रिएट किया। लेकिन सिर्फ काम दिखा देना काफ़ी नहीं था, उसे ये भी दिखाना था कि वो आगे क्या करना चाहता है, उसकी विजन क्या है। इसलिए उसने प्रेजेंटेशन के दूसरे हिस्से में बताया कि वो आने वाले 5 सालों में क्या क्या करने की सोच रहा है, किस तरह वो नई टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करके एनवायरमेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है, और कैसे वो स्टूडेंट्स को सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, सोशली रिस्पॉन्सिबल थिंकिंग भी सिखाना चाहता है। जॉब टॉक के रिहर्सल के लिए उसने अपने कुछ ट्रस्टेड कॉलीग्स को इनवाइट किया। फीडबैक बहुत सीधी सच्ची आई। एक ने कहा, अक्षय, कंटेंट तो बढ़िया है, लेकिन टोन थोड़ा मोनोटोन हो गया, थोड़ा एंथुजियाज्म दिखाओ। दूसरे ने कहा, तुमने लीडरशिप की बात की, पर कोई रियल एग्जाम्पल दो जहां तुमने टीम को गाइड किया हो। अक्षय ने वो सारी बातें सीरियसली ली। उसने अपनी स्पीकिंग स्टाइल को रिफाइन किया, जेस्चर्स और पॉजेस का ध्यान रखा, और हर उस सेक्शन में पर्सनल एग्जाम्पल्स जोड़े जहां लीडरशिप और मेंटोरिंग की बात थी। उसे याद आया एक इंसिडेंट जब उसकी टीम में 2 जूनियर रिसर्चर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और कैसे उसने काल्म माइंड से इशू को रिजॉल्व कराया था। न सिर्फ इशू सुलझाया, बल्कि दोनों को एक कॉमन प्रोजेक्ट पर साथ लाकर एक प्रोडक्टिव आउटकम भी निकाला। ये एग्जाम्पल उसने अपनी प्रेजेंटेशन में शामिल किया, जिससे ये साफ हो सके कि वो सिर्फ लैब में काम करने वाला इंसान नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और मोटिवेट करने वाला लीडर भी है। प्रेजेंटेशन के दिन वो थोड़ा नर्वस था, लेकिन कॉन्फिडेंट भी। उसने सिंपल वर्ड्स में अपनी बात रखी, अननेसेसरी टेक्निकल जार्गन को अवॉइड किया, और हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट को रिलेटेबल एग्जाम्पल से समझाया। कई बार वो इंटरैक्टिवली सवाल पूछता, जिससे ऑडियंस एंगेज रही। एक प्रोफेसर ने बीच में पूछा, इफ वी गिव यू द पोजीशन, हाउ विल यू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड योर लैब? अक्षय ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं एक छात्र संचालित पर्यावरणीय प्रयोगशाला फैल की स्थापना करना चाहता हूँ, जहाँ छात्र विभिन्न विभागों से आते हैं और स्थानीय मुद्दों का समाधान करने के लिए एक साथ आते हैं। आई वॉन्ट टू ब्रिंग साइंस आउट ऑफ जर्नल्स एंड इन टू द कम्युनिटी। उसके जवाब ने सबका ध्यान खींचा। ये सिर्फ एक साइंटिस्ट की बात नहीं थी, ये एक विजनरी की बात थी। जॉब टॉक खत्म होने के बाद फीडबैक बहुत इनकरेजिंग था। एक सीनियर मेंबर ने कहा, यू डिडंट जस्ट शो अस योर रिसर्च, यू शोड अस योर मिशन। कुछ हफ्तों बाद जब अपॉइंटमेंट लेटर आया तो अक्षय की आंखों में खुशी और संतोष दोनों था। उसने खुद से कहा, अगर मैंने सिर्फ डेटा पढ़ा होता तो शायद सिलेक्शन ना होता, बट आई शेयर्ड माई स्टोरी, माई वाई एंड माई हाउ, और वही काम आया। अब जब उसके पास खुद की टीम थी तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता, जॉब टॉक सिर्फ क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नहीं, तुम्हारे फ्यूचर की ब्लूप्रिंट होती है। उसमें तुम्हें सिर्फ स्मार्ट रिसर्चर नहीं, एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर और पर्पसफुल लीडर बनकर दिखाना होता है। वो कहता, प्रेजेंटेशन में तुम जितना कॉन्फिडेंट और क्लियर होगे, उतना ही तुम्हारा इम्पैक्ट होगा। और याद रखो, लोग तुम्हारे डेटा से नहीं, तुम्हारे डिलीवरी से कनेक्ट करते हैं। उसने अपने डिपार्टमेंट में एक वर्कशॉप शुरू की, फ्रॉम रिसर्च टू रिप्रेजेंटेशन, जिसमें यंग पीएचडी स्कॉलर्स को सिखाया जाता कि कैसे अपने काम को कहानी की तरह प्रेजेंट करें, कैसे अपने टोन और बॉडी लैंग्वेज से ट्रस्ट बिल्ड करें, और कैसे अपनी रिसर्च को सिर्फ नंबर्स की जगह इम्पैक्ट में ट्रांसलेट करें। अक्षय की जर्नी अब एक फुल सर्कल ले चुकी थी। जो लड़का कभी पीएचडी को एंड गोल मान बैठा था, वो अब खुद एक डिसीजन मेकर बन चुका था और दूसरों की जर्नी को गाइड कर रहा था। इस पूरी कहानी से यही समझ आता है कि एकेडमिक एक्सेलेंस ज़रूरी है, लेकिन जॉब टॉक के मंच पर जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो होता है विजन, क्लैरिटी और कनेक्शन। तुम्हारा काम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तुम उसे कॉन्फिडेंटली और क्लियरली पेश नहीं कर सकते तो वो सिर्फ एक पेपर बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी बात दिल से रखो, अपनी जर्नी को सच्चाई और पर्पस के साथ बताओ, तो वही जॉब टॉक तुम्हारे लिए दरवाजे खोल सकता है जो सिर्फ डिग्रीज नहीं खोल सकते। अक्षय अब अपनी जिंदगी की उस स्टेज पर पहुंच चुका था जहां पीछे देखने पर उसे अपनी पूरी जर्नी किसी मूवी की तरह दिखाई देती थी।
पीएचडी के दौरान लैब में दिन रात बिताना, पोस्ट डॉक में आइडेंटिटी तलाशना, एक मुश्किल डिसीजन लेना कि कौन सा प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग है, जॉब टॉक की प्रिपरेशन, और आज एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेसर बनकर कई छात्रों और शोधकर्ताओं की जिंदगी को आकार देना। लेकिन अगर इस पूरी कहानी को रिवाइंड किया जाए तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था, प्रोफेसर श्रीनिवासन। वही इंसान जिसने अक्षय को सिर्फ रिसर्च नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाई थी। अक्षय अब अच्छी तरह समझ चुका था कि सक्सेस सिर्फ पब्लिकेशन से नहीं मिलती, बल्कि एक सही गाइड, एक सही मेंटर की गाइडेंस से मिलती है। और ये समझ उसने एक्सपीरियंस से पाई थी। शुरुआत में जब अक्षय ने पीएचडी शुरू की थी, वो बहुत एक्साइटेड था। उसके पास आइडियाज़ थे, एनर्जी थी, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं। उसके सीनियर्स ने उसे वार्न किया था कि कुछ एडवाइज़र्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को सिर्फ लैब असिस्टेंट समझते हैं, उन्हें काम तो देते हैं लेकिन नाम नहीं देते, उनका फ्यूचर शेप करने की बजाय उन्हें बस अपने प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करते हैं। पर श्रीनिवासन सर अलग थे। वो शुरू से ही अक्षय के साथ बैठते, उसे सुनते और फिर जेंटली उसका रास्ता साफ करते। वो माइक्रो मैनेज नहीं करते थे। वो कहते, आई वोंट होल्ड योर हैंड एट एवरी स्टेप बट आई विल वॉक बिसाइड यू। ये लाइन अक्षय को कभी नहीं भूली। एक बार की बात है, अक्षय ने एक पेपर सबमिट किया जिसमें कई नए आइडियाज़ थे। रिव्यूअर कमेंट्स बहुत हार्श थे। अक्षय हिम्मत हार गया था और सोच लिया था कि शायद वो इस रिसर्च के लायक ही नहीं। तब श्रीनिवासन सर ने उसे बुलाया और बोले, आइडियाज़ गेट रिजेक्टेड, नॉट पीपल, डोंट कंफ्यूज फीडबैक विद फेलियर। उन्होंने पेपर को दोबारा रिव्यू किया, कुछ शार्प सजेशंस दी, लेकिन फाइनल डिसीजन अक्षय पर छोड़ा। वहीं कई और लैब्स में अक्षय ने देखा था कि एडवाइजर्स खुद ही स्टूडेंट्स के डिसीजंस ओवरराइड कर लेते थे। वो खुद ही डिसाइड करते थे कि कौन सा टॉपिक चुनना है, कौन सा जर्नल टारगेट करना है, और कई बार तो पेपर में फर्स्ट ऑथर बन जाने के लिए स्टूडेंट की मेहनत को भी मिनिमाइज कर देते थे। पर श्रीनिवासन सर ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, योर नेम योर वर्क। उन्होंने कभी भी खुद का नाम किसी ऐसे पेपर में नहीं डाला जिसमें उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन नहीं था। जब अक्षय ने अपना पहला इंडिपेंडेंट पेपर पब्लिश किया तो उसमें श्रीनिवासन सर का नाम नहीं था। वो सिर्फ एक्नॉलेजमेंट्स में थे, और फिर भी वो सबसे ज़्यादा खुश थे। जब अक्षय को पहली बार किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन का मौका मिला तो कई प्रोफेसर्स ने सर से पूछा, तुमने अपने स्टूडेंट को बाहर भेजा? सर ने हंसते हुए कहा, हाँ, उसने ये कमाया, नॉट मी। अक्षय अब जब खुद मेंटोर बन चुका था तो उसे समझ आ गया था कि सही एडवाइज़र सिर्फ एक रिसर्च गाइड नहीं होता, वो एक कैरियर शेपर होता है जो तुम्हें उड़ने के लिए पंख देता है लेकिन ये नहीं बताता कि किस डायरेक्शन में उड़ो, जो तुम्हें गिरने देता है लेकिन ज़मीन पर गिरने से पहले पकड़ भी लेता है, जो तुम्हारी सक्सेस को अपनी ट्रॉफी नहीं बनाता बल्कि तुम्हारी पहचान बनने देता है। एक बार उसके लैब की स्टूडेंट निहारिका एक कॉम्प्लेक्स मॉडल पर काम कर रही थी। उसने एक ब्रिलियंट प्रोटोटाइप बनाया था लेकिन खुद को अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही थी। अक्षय ने उसे कहा, तुम इस प्रोजेक्ट की लीड रहोगी, जब फंडिंग आएगी, प्रेस कवरेज आएगी, तुम सामने रहोगी, मैं सिर्फ तुम्हारे पीछे खड़ा रहूँगा। ये वही कल्चर था जो उसने श्रीनिवासन सर से सीखा था, और अब वो उसी मेंटोरिंग स्टाइल को आगे बढ़ा रहा था जहाँ फ्रीडम है, ट्रस्ट है और ट्रू सपोर्ट है। वो अब अपने पुराने मेंटोर से कभी कभी बात कर लिया करता था। एक दिन कॉल पर श्रीनिवासन सर बोले, तुम्हें देख के अब लगता है कि शायद मैंने कुछ सही किया होगा। अक्षय हंसते हुए बोला, सर आपने सब कुछ सही किया, आपने मुझे खुद बनने दिया। कहानी अब लगभग पूरी हो चली थी। अक्षय ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, एक अच्छी पोजीशन, इम्पैक्टफुल रिसर्च, डेडिकेटेड स्टूडेंट्स और सबसे ज़रूरी एक लेगेसी। लेकिन उसने इस जर्नी से जो सबसे बड़ा लेसन सीखा था वो था, मेंटर चुनते समय स्मार्ट बनो, क्योंकि गलत मेंटोर तुम्हें 3 साल का काम 6 साल में कराएगा, तुम्हें खुद पर डाउट करवा देगा और तुम्हारा नाम तक नहीं चमकने देगा। पर एक सही मेंटोर तुम्हें थोड़ा डरने देगा, थोड़ा लड़खड़ाने देगा, लेकिन अंत में तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगा। रिसर्च की दुनिया में आइडियाज़ की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी सिर्फ तब आते हैं जब कोई तुम्हें ट्रस्ट करता है। और इसी ट्रस्ट ने अक्षय को बनाया एक कंफ्यूज्ड स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट। अब वो उस दौर में था
जहां वो खुद भी किसी और अक्षय को वो रास्ता दिखा सकता था जो कभी किसी ने उसे दिखाया था। शायद मेंटोरिंग का असली मतलब भी यही है, किसी और के फ्यूचर को इतना ब्राइट बना देना कि उसमें तुम्हारा नाम ना दिखे लेकिन तुम्हारी वैल्यूज़ ज़रूर महसूस हो। कहानी वहीं ख़त्म होती है जहां एक स्टूडेंट टीचर बन चुका होता है और फिर वही टीचर नए स्टूडेंट्स के लिए वो मेंटोर बनता है जिसकी तलाश कभी उसे भी थी। और ये साइकिल, यही सबसे खूबसूरत बात है इस पूरी जर्नी की। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।